नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक सवाल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आता है, सर आप फंडामेंटल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस क्यों नहीं देते हो? आपको बहुत सारे रेशियोज वगैरह भी कवर करने चाहिए जब भी आप रिजल्ट वगैरह डिस्कस करते हो, या फिर आप कंपनी के बारे में फंडामेंटली ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते हो? आप ज़्यादा जो जोर है वो टेक्निकल एनालिसिस पे क्यों देते हो? मैं यही चीज़ आज आपको समझाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए और कब ये काम आता है, कब ये काम आता है, और इसमें अगर फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना ही है तो क्या ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आप बच सकते हो। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इस पर वापस लौट कर आऊँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो, आप इस बाजार में हो तो हो सकता है कि आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 20, 50 लाख हो, 1 करोड़, 2 करोड़ या 10, 20 करोड़ होगा। उससे ज़्यादा तो नहीं, मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियो अगर देखते होगे तो उससे ज़्यादा पोर्टफोलियो आप बनाकर नहीं बैठे होगे। ठीक, अब आप सोचिए कि आप जब किसी कंपनी को खरीदने जा रहे हो तो आप एनालिसिस कर रहे हो, राइट? आप एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन वो कंपनी 5-10 करोड़ की तो है नहीं, 5-10 हज़ार करोड़ की भी हो सकता ना हो सकता है 5-10 लाख करोड़ की हो। तो अब उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होगा, ऑफकोर्स सी बात है, लगा होगा ना। तो जो लोग स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो पैसा वहाँ पर क्यों लगाए हैं, कब लगाए हैं, ठीक है, क्या सोचकर वो लगाए होंगे? अगर हम ये चीज़ डिकोड कर जाएं तो ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा ना। मतलब अगर हमारे पास कम फंड है तो हमको फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों ने अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक खरीदा तो हमको उस पर डिपेंडेंट होना है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आकर एफआईआई खरीद लिया, कोई आकर डीआईआई खरीद लिया, कोई इंश्योरेंस कंपनी खरीद ली, कोई म्यूचुअल फंड वाला खरीद लिया तो आप उस स्टॉक के पीछे भाग जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने खरीदा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण देखा होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक XYG कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने किसी एक कंपनी के 2 करोड़ शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, 2 करोड़ शेयर्स मान लेता हूँ 100 रुपए के रेट पर आकर खरीद लिए, ठीक। अब ये कंपनी 100 रुपए पे इस कंपनी ने मतलब इंश्योरेंस ने या म्यूचुअल फंड वाले ने या एफआईआई ने आकर खरीद लिया। 2 करोड़ शेयर 100 रुपए का है तो आपको पता है 200 करोड़ का माल इन्होंने खरीद लिया। अब जब इस कंपनी का स्टॉक मान लेता हूं एक के सिनारियो की 80 रुपए पे आ जाता है, अब आपको पता है 200 करोड़ का सामान इनका 160 करोड़ का बचा है, ठीक। अब आपको यहाँ पर दो बातें दिखाई दे सकती हैं, या तो ये कंपनी अपना स्टेक यहाँ पर आकर कम कर लेगी या फिर अपना स्टेक और बढ़ा लेगी। और अगर ऐसा हमको होता दिखाई देता है कि स्टॉक गिरा और जिसका इन्वेस्टमेंट था उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाने के बारे में बात सोची, तो ये हमारे लिए बेस्ट चीज़ हो जाएगी कि फंडामेंटली एक स्ट्रांग कंपनी है ये। अगर आपको सिर्फ यही देखना है, अन्य भी पैरामीटर्स होते हैं, आप उसको चेक कर सकते हो, लेकिन मैं अभी वीडियो के अंत तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये चीज़ आपने देख लिया कि उन्होंने लगाया था, उनका पैसा कम हुआ तो वो और आकर ऐड किए हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ से कंपनी रिवर्स कर जाएगी। ये चीज़ आपने समझी और यहाँ पर आकर पैसा उन्होंने लगाया। तो आप भी अपने हिसाब से टेक्निकली देख लीजिए चीज़ों को, कब वो सस्ता हो रहा है स्टॉक, कब वो पैटर्न चेंज कर रहा है, आप वहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। अब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अगर आपको लेनी है तो जिस सेक्टर में वो डील करती है कंपनी, उस सेक्टर के बारे में आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को फंडामेंटल एनालिसिस कहता हूँ कि आप सेक्टर के बारे में जानते हो। स्टॉक के बारे में कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता, उसका पहले एग्जाम्पल ही दे देता हूँ आपको, फिर वापस आऊँगा यहाँ पर। आपको मैं एक कंपनी दिखाता हूँ, जील, ठीक है, 200 रुपये पर ट्रेड कर रही है। बहुत से लोग अभी रख भी सकते हो, रखे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंपनी 200 पे खड़ी तो है, लेकिन कहाँ से आकर खड़ी है ये आप नहीं जानते। 600 रुपये से आकर खड़ी है। और आपको मैं ये चीज़ गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि साल 2018 में जब जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, इसी स्टॉक को टारगेट प्राइस दिए जा रहे थे 850 के, 900 के, ठीक है, 1000 रुपए के। और ये मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े एजेंसीज की तरफ से ये टारगेट्स इनको दिए गए थे। आप जाकर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि जील 2018 टारगेट, ठीक है। आपको मतलब ऐसे ही कुछ आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कर लीजिएगा ऊपर नीचे, आपको दिखाई देगा 700 का टारगेट, 850, 900, 1000 के टारगेट्स दिए जा रहे थे जील में। अब सोचिए कि जिन कंपनियों ने टारगेट दिए, हो सकता है कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहा हो अपने क्लाइंट्स को बाहर निकलवाने का, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये होता ही है कि उन कंपनियों के को भी, ठीक है, जो रिसर्च करती हैं कंपनियां, उनको भी एक स्टॉक के बारे में सब कुछ नहीं पता चल सकता। एक स्टॉक के बारे में हमको सिर्फ और सिर्फ उसका मैनेजमेंट बता सकता है, और मैनेजमेंट तभी बताएगा जब वो ईमानदार होगा। मतलब अब आप सोचिए कि जो रिसर्च कंपनियां होती हैं वो पूरा का पूरा बहुत पैसा खर्च करती हैं कंपनियों को एनालिसिस करने में, और वो अपने क्लाइंट्स का फंड मैनेज करती हैं, अपना भी फंड लगाती हैं, इवन उनके अपने रेपुटेशन की भी फिक्र होती होगी ना। अब ये सोचिए कि जो कंपनियां उस वक्त बोली होंगी भैया जील खरीदो 850 जाएगा,
वो कंपनियां अपने रेपुटेशन के बारे में क्या कोई फिक्र नहीं करती, वो भी चाहती होंगी कि ऊपर जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंपनियां जो रिसर्च की थी वो बिल्कुल फेल हो गया, और बिल्कुल फेल हुआ है, ये उनकी रिसर्च बिल्कुल फेल हुई। आप देखिए कोविड के समय में ये स्टॉक 120 रुपये तक का लो बनाया था, सोच लीजिए 600 वाला स्टॉक 100 पे आके ट्रेड कर रहा है। और एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है ये, ऐसी मैं आपको 50 नहीं 100 कंपनियां, 150-200 कंपनियां दिखा सकता हूं जिनके साथ यही हाल हुआ है, जिनको बड़े बड़े टारगेट्स मिले हैं और वो ऊपर से आकर गोते लगा रही हैं नीचे। यस बैंक का भी सिनारियो मैं आपको बता देता हूँ। 16 रुपये की बात छोड़िए, मैं इसमें 400 रुपये की बात करूंगा आपके सामने। 400 रुपये मतलब आप इस जगह जब यहाँ पर, ये मैं 1 मिनट आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बुल रन चला था जी हाँ, यहाँ पर इस समय आप जाकर सर्च कीजिएगा कि 2017 के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यस बैंक के टारगेट्स कहाँ कहाँ दिए जा रहे थे। 650, 700, 800 रुपये, जी हाँ, ये टारगेट्स आपको दिए जा रहे थे। 550 तो मिनिमम टारगेट दिया जा रहा था यस बैंक के लिए। और सोचिए कि अगर कंपनियों को पता था, जो रिसर्च वाली कंपनियां होती हैं, जो बहुत पैसा खर्च करती हैं, भाई हम आपको 1, 2, 5, 10 करोड़ लगाना है, उनको 1000 करोड़ लगाना है, और 1000 करोड़ का अगर वो 1% भी खर्च कर देते हैं तो आपको पता है कि वो जब 10-15 करोड़ रुपए अगर वो खर्च कर दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो कंपनी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल निकलवा सकते हैं या नहीं। वो बिल्कुल निकलवा सकते हैं, और उनको अपने रेपुटेशन की भी फिक्र होगी। तब सोचो कि उनकी रिसर्च फेल हो जा रही है तो हम किस खेत की मूली हैं। मतलब आप समझ चुके हैं ना मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं। और ये ऐसे एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रहा हूं, आप पीसी ज्वेलर का एग्जांपल ले लीजिए, जाकर चार्ट देखिए, आपको सारी बात पता चलेगी चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है। 600 रुपये का रेट यहाँ पर भी था, 30 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सोच कर देखिए क्या हाल हो गया स्टॉक का। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े टारगेट्स नहीं दिए जा रहे थे, मीडिया चैनल्स वाले तो यहाँ पर जब ये स्टॉक गिरा था यहाँ पर भी आपको खरीदने को बोला गया। खूब मतलब हाइप क्रिएट की जाती है रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। DHFL का स्टॉक देख लीजिए, मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ। ये भी देखिए 700 वाला स्टॉक आपको 20 रुपये में मिल रहा है, देख रहे हैं, तबाही तबाही देखिए। और इस तबाही के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ कि हमारे आपके बस में है ही नहीं कि हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लें। आइडिया को बहुत मतलब धमाकेदार बताया जा रहा था, पार्टनरशिप के बाद भी बताया जा रहा था कि उड़ जाएगा स्टॉक, ठीक है। और जब इनके जो डेट वगैरह हैं उनकी बुरी कंडीशन सामने आने लगी, तब इस स्टॉक में भी हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2014 के पहले इस स्टॉक की रैली देख लीजिए और उसके बाद तबाही आप देख लीजिए, ठीक है। और मैं इन स्टॉक्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन सब में बड़े बड़े टारगेट्स दिए गए थे। और एक चीज़ मैं आपको अभी आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं अभी आपके सामने नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन 8 से 9 स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी में जो निफ्टी से बाहर हो जाएंगे आने वाले 3 से 4 सालों में। अब सोचिए कि उन स्टॉक्स की जो फंडामेंटल कंडीशन है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड हो रही है और होती चली जाएगी, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरों की रिसर्च पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा अलग तरीके से। जैसे कि आपको अगर कोई कंपनी बता रही है यस बैंक का टारगेट इतना है, तो नीचे आने पे क्या वो ऐड भी कर रही है, ये आपको देखना है। और रही बात कि हमको रेटिंग एजेंसीज पे भरोसा करना चाहिए या कहीं और, मैं आपको कहूँगा किसी पे भरोसा मत करो, आप सिर्फ अपने NSE और BSE पर भरोसा करो। जो 50 स्टॉक्स वो निफ्टी में रखते हैं, जो 30 स्टॉक्स वो सेंसेक्स में रखते हैं। अगर आपको लार्ज कैप में जाना है, इन्हीं में से कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें पैसा डालिए, जब वो बाहर निकाल दें उस स्टॉक को आप भी निकाल दीजिए। ये सबसे बेस्ट, सबसे सुकून वाला फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए होगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप ETF खरीद के ज़्यादा सुकून में रहोगे इन फालतू लोगों के कोर्सेस खरीदने से, ठीक है। इन लोगों का कोर्स जो आपको बताते हैं ना कि ये इन्वेस्टिंग सिखा देंगे, हवाबाजी वाली इन्वेस्टिंग सिखा देंगे, फंडामेंटल एनालिसिस सिखा देंगे, भाई वो कभी नहीं सिखा सकते, कभी भी नहीं सिखा सकते। जब इतनी बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज की रिसर्च फेल हो जाती है तो उनकी रिसर्च तो फेल होनी तय है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग तो ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो होता है, यहाँ बाजार में सब कुछ है, सबसे अंत में फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी जेब में पैसा आया या नहीं। ETF ने आपको हिस्ट्री दिखाई है कि जो ETF में पैसा लगाया वो 95% लोगों से एमी स्मार्ट बन गया, मतलब हवाबाजी में स्मार्ट बन गया। हाँ भाई, मैं तो स्मार्ट हूँ आपसे, और बिल्कुल आप ये डंके की चोट पे कह सकते हो कि मैं बिना दिमाग लगाए आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। अगर मैं दिमाग लगा देता तो आपसे बहुत आगे चला जाता। जी हाँ, मैं यही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि ETF जो है वो 90% फंड मैनेजर्स को बीट करता है, जो खूब सारी रिसर्च करते हैं दिन रात बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के। उनकी पढ़ाई बेकार है या नहीं अपने ETF के सामने। तो ये है आपके लिए बेस्ट चीज़, इससे बेटर फंडामेंटल एनालिसिस वाला पोर्टफोलियो आपको मिल ही नहीं सकता। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, जो मैंने शुरुआत में तरीका बताया, या ETF में आप इन्वेस्टमेंट करिए, इससे बेटर कुछ नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। फालतू में आप अपना समय बर्बाद करोगे। अगर कुछ सीखने लायक है तो वह है टेक्निकल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस पे आप कभी भी 100% रिलाय नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे 65% भी पकड़ जमा गए, 100 में से अगर आप 65 बार भी सही हो रहे हो, तो आप बहुत बड़ा मतलब अपना पोर्टफोलियो आगे ले चल के बड़ा कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से, क्योंकि यहीं असली पैसा बनता है, यहीं चीज़ें आपके फेवर में झुकती हैं, ठीक है, आपके फेवर में काम करती हैं। मल्टीबैगर स्टॉक आप ETF में तो नहीं ढूंढ पाओगे, और अगर आपको मल्टीबैगर ढूंढना है, मैं आपको फिर से एक चीज़ कह रहा हूँ, NSE का ही आपके पास स्मॉल कैप इंडेक्स है, दूसरे चैनल पे वीडियो है कैसे आप वहाँ से स्टॉक्स निकाल सकते हो, उसको जाकर देखिएगा। और उनमें से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर वहाँ पर 50 स्टॉक्स है ना, तो 5 तो मल्टीबैगर बनेंगे ही, जो अगले 10 साल में, याद रखिएगा, उन 50 में से अगले 10 साल में ऐसे स्टॉक्स होंगे ही होंगे। मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ 5, आपको मिल सकते हैं 8-10, जो अगले 10 सालों में 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना भी होने के दमखम वाली कंपनियां हैं। तो जब आपके सामने इतनी बड़ी रिसर्च करके हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रख रहे हैं, तो हमको क्यों किसी के पीछे जाना है, क्यों किसी का कोर्स खरीदना है? कोई ज़रूरत नहीं है। सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस अपने बेसिस पे एक एक टेक्निकल इंडिकेटर आपको 20, 25, 50 मतलब एक बार के लिए एनालाइज कीजिए, उसमें से 5-10 को पकड़िए, इनमें से कुछ को अच्छे से सीख लीजिए, और अगर आपकी एक्यूरेसी उनमें 65% की हो गई, तो यकीन मानिए अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है, आप बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ से जनरेट कर सकोगे। अभी वापस आता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको सेक्टर की क्लैरिटी, सेक्टर, अच्छा सेक्टर पहले तो पकड़िए। दूसरी चीज़, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंपनी के मैनेजमेंट की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। ठीक, मैनेजमेंट की पास्ट परफॉर्मेंस क्या, मैनेजमेंट अगर बोला कि भाई हम अगले 5 सालों में 20% के CAGR से ग्रो करेंगे, तो क्या वो ऐसा करके हमको दिखाया है पीछे, जो आगे ही बोल रहा है? जैसे कि एक स्टॉक मैंने आपको 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पर आपको दिया था, कौन सा स्टॉक दिया था? मदरसन सुमी। उन्होंने कहा था कि हम आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में अपने बिजनेस को कई गुना कर देंगे, और इस पर मेरी वीडियो है, वो जाकर देखिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल इनकी इस बात में दम इसलिए लग रहा है, और स्टॉक देखिए कितना भयंकर मोमेंटम दिखाया था। मैंने आपसे क्या कहा था? इनकी इस बात में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि पीछे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी हो चुकी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पर एग्रेसिव अगर आती है, तो मैनेजमेंट उस पर अच्छे से काम भी करता है और रिजल्ट हमारे सामने लाकर पेश भी करता है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो का क्रक्स क्या था, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। क्रक्स ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है, ग्रीन कर लेता हूँ, जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ये हमारे बस की बात है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसीज फेल हो जाती हैं, तो हमारे बस की बात नहीं है। हम कुछ नहीं जान सकते भाई हम कंपनी के बारे में, रिजल्ट देखकर चीज़ें नहीं पता चलती। रिजल्ट तो यस बैंक भी बहुत अच्छे दिखाता था, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे कहानियां बनती हैं ना कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर कहाँ बर्बाद हुआ है? यस बैंक, DHFL, PC ज्वेलर, इन सब स्टॉक्स में बर्बाद हुआ है। और अगले 5 सालों में मैं कह रहा हूँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है, इसका फ़ायदा उठाकर बहुत सी कंपनियाँ हम आपको बर्बाद करने पे तुल जाएंगी, हम आपको बर्बाद करके ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर वो हाईली लेवरेज्ड पोजीशन में चली जाएंगी, फालतू के बिजनेसेस में हाथ आजमाएंगी, वो बर्बाद होंगी। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को जरूर रिविजिट करके चेक जरूर कीजिएगा, नहीं तो बर्बादी तय है। हो सकता है कि कोई बड़ी रेटिंग एजेंसी उनका टारगेट बड़ा बड़ा दे रही हो, लेकिन रियलिटी आपके सामने 5 साल बाद हो सकेगा। अगर मैं आपके साथ रहता हूँ तो 5 साल बाद हो सकता है ऐसी कोई और वीडियो आ रही हो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये देखो ये स्टॉक्स बर्बाद हो गए। ठीक, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना है आपको। रियलिटी हमारे सामने सिर्फ इतनी है कि जो प्राइस चल रहा है वो भगवान है। ठीक है, उसको मानिए कि अगर कोई एक बैंक हमको पसंद है, कोई एक स्टॉक हमको पसंद है, हम उसको खरीद तो रहे हैं, कारण हम समझेंगे क्या वो हमारे किसी बढ़िया इंडेक्स में है, क्या वो निफ्टी 50 का हिस्सा है, क्या वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा है। अगर है तो कितने दिनों से है, अगर बहुत दिनों से है तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, अगर रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री एक अच्छी है, ठीक है, तो वो सेक्टर कैसा है, अगर सेक्टर अच्छा है तो वो सेक्टर 10 साल बाद कैसा होगा। ठीक है, अगर सेक्टर 10 साल बाद अच्छा होगा तो क्या 10 साल बाद उस सेक्टर के लिए कोई कंपटीशन खड़ा हो सकता है? अगर हम इतनी चीज़ें देखकर चले जाएं तो हम कभी बुरा स्टॉक खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रेशियो वो रेशियो, ऐसा खरीदो वैसा खरीदो, यहाँ खरीदो वहाँ खरीदो, 50 कैलकुलेशन करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इतना समझिए, बाजार में सस्ता सामान खरीदने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप अपना खुद से फार्मूला बना लीजिए और महंगे में बेचने की कोशिश कीजिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो अगर वो महंगा हो जाता है फिर से, जैसे कि कोई स्टॉक 100 रुपये से 150 हो गया और उसके बाद 150 से अगर वो 130 आता है, अब ये फिर से सस्ता अवेलेबल है, अब ये मत सोचो कुछ 100 आएगा, 130 पे खरीदो,
फिर से वो 200 जाएगा, फिर 200 जाएगा तो 180 आएगा, फिर 180 पे खरीदो। ये चीज़ें, ये सस्ता अवेलेबल है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? पोर्टफोलियो में हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, जिसको हम स्मार्ट एसआईपी का भी नाम देते हैं। स्मार्ट एसआईपी ही आपको बचाएगी। ये फालतू के जो एसआईपी करने वाले लोग, कराने वाले लोग हैं ना, ये आपको फंसाते ही हैं कि हर महीने थोड़ा थोड़ा एसआईपी डालते रहिए, उनकी जेब में पैसा डालते रहिए। ऐसा मत कीजिएगा कभी भी। अगर आपकी मंथली एसआईपी अपने आप कट जा रही है, ये आप गलत चीज़ कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि आसानी हो जाएगी आपके लिए कि हर महीने अपने आप कट जा रही है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर एसआईपी करनी ही है तो लिक्विड फंड में कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ अपने सेट रूल्स बना लीजिए कि बाजार इतना गिरेगी तब मैं यहाँ पर जो पैसा इतना इकट्ठा हो गया है थोड़ा थोड़ा करके, इसको मैं एक साथ बाजार में, बाजार जैसे ही 5% गिरती है मैं डाल दूंगा, फिर से इसी में पैसा जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, फिर से जैसे बाजार 5% गिरती है मैं डाल दूंगा। और आप देखोगे कि बहुत से म्यूचुअल फंड से आप दुगना रिटर्न जनरेट करने लगोगे। ये थोड़ा सा, इसको भी आप बेटर कर सकते हो, दुगने से भी ज़्यादा। जैसे कि म्यूचुअल फंड अगर आपको 15% का रिटर्न दे रहे हैं तो आप 24 से 30% बड़े आराम से वहाँ पर जनरेट कर पाओगे इस हिसाब से, क्योंकि आप स्टॉक्स को महंगा नहीं खरीद रहे हो, जब वो चीप अवेलेबल हैं तभी खरीद रहे हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, क्रक्स भी समझाया। फंडामेंटल एनालिसिस हमारे बस की बात है ही नहीं, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, हम नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस में भी बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, हम फेल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ अवेलेबल है जो सबके लिए अवेलेबल है। चार्ट वही सबके लिए भी बन रहा है जो हमारे लिए बन रहा है, लेकिन फंडामेंटली हो सकता है बड़े प्लेयर्स को कुछ ऐसी बात पता हो जो आपको ना पता हो और आप बिल्कुल गलत डिसीजन लेने जा रहे हो। चार्ट पर अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है वो भी गलत ले लें, ठीक है। लेकिन बस चार्ट पर आपको ट्रैप होने से बचना है, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, इन सब चीज़ों से बचना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ज़्यादा क्लैरिटी हमारे सामने रखता है, इसलिए मुझे पसंद है। यहाँ पर बड़े और छोटे का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए मुझे पसंद है। फंडामेंटल एनालिसिस में बड़े और छोटे का तो पूरा भेदभाव है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा रिसर्च है, उसके पास ज़्यादा जानकारी है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे लेवल पर कर सकता है। जैसे कि किसी एक स्टॉक में बुरी न्यूज़ आ जाती है कि चलो इस स्टॉक में ये चीज़ें गड़बड़ी आ गई और वो स्टॉक 20% नीचे गिर गया, हमारी तो हिम्मत ही नहीं कहेगी कि हम खरीद लें। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको पता है कि ये पेन टेम्परेरी है, वो तुरंत जाकर वहाँ पर बाइंग कर लेगा और फिर आप देखोगे 2-3 दिन बाद स्टॉक 5% ऊपर, 5% ऊपर, फिर हम सोचेंगे कि ये तो गाड़ी मिस हो गई और वो असली रिटर्न कमा रहा है 10-15% के रिटर्न पे। जब वो बैठा होगा तब हम वहाँ पर बाइंग करने आएंगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल उसी तरीके से है ना, यहाँ गरीबी और अमीरी देखी जाती है। अगर आप गरीब हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चैलेंज कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि आप कितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट से पढ़ाई कर लो, कोई भी इन्वेस्टिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो, आप इंडेक्स फंड्स जो होते हैं उनसे बेहतरीन रिटर्न लॉन्ग रन में अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो नहीं जनरेट कर सकते हो। और ये चीज़ आपको प्रूवन है, हेंस प्रूव्ड है। आप जाकर चेक कीजिए कि कितने ऐसे म्यूचुअल फंड वाले हैं जो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, जब आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, बाजार ऊपर जा रही तो भी पैसा डाला, बाजार नीचे जा रही तो भी पैसा डाला। मैं इस बेस पे बात कर रहा हूं, इस बेस पे 90% एक्सपर्ट फेल हो चुके हैं। तो सोचिए कि अगर हमने स्मार्ट काम कर लिया, ये वाला काम अगर हमने कर लिया, तो सोचिए कितना आगे हम लोगों से निकल जाएंगे। लेकिन इतना करने में हमें डर लगता है, हम सोचते हैं कि हम कुछ गलती कर जाएंगे, तो ये गलत चीज़ है। आपको अपने प्रोसेस पे भरोसा होना चाहिए। बस करना क्या है, अपने प्रोसेस को बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट जब तक नहीं कर पाओगे, आपको बैक टेस्ट करने का मतलब आप पीछे जाकर देखिए कि अगर हमने यही पैसा लिक्विड फंड में डाला होता और एक हमने रूल बनाया होता, जैसे कि बहुत सारे रूल होते हैं, जो लोग AA पोर्टफोलियो ज्वाइन किए होंगे उनको मैंने एक चीज़ समझाई हुई है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब बना सकते हो कि बाजार इतना चलेगी तो मैं खरीदूंगा, फिर रुक जाऊंगा, फिर मेरा पैसा लिक्विड में ही जाएगा, फिर बाजार जब इतना गिरेगी तब मैं खरीदूंगा, फिर मेरा पैसा लिक्विड में जाएगा। इतना करिए, लॉन्ग टर्म परफेक्ट रहेगा आपके लिए। और यही बात होती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर रोज़ रोज़ आकर तरीके नहीं सीखेगा कि हम कौन सा रेशियो लगा दें तो कौन सी कंपनी यहाँ पर वहाँ ऐसे पहुँच जाएगी। सब कुछ होना कहाँ पर है, सब कुछ होना है प्राइस में, सब कुछ दिखाई देगा चार्ट में। अगर कोई कंपनी 100 से 110 आई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, अगर कोई कंपनी 100 से 90 गई है उसके पीछे कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा। हमको कोई रेशियो सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब मैं सिंपली क्या कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल अवॉइड ही कर सकते हो। आपको हर सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स, निफ्टी 50
सेंसेक्स में मिल रहे हैं वहाँ से ले लीजिए ना। समझिए वो पहले से ही वेल रिसर्च स्टॉक्स हैं। बस अब आपको टेक्निकल एनालिसिस सीख कर उनमें सही जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और ख़रीदारी करनी है। अब मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो से कुछ लोग आहत हो गए होंगे, भाई हम तो 3 महीने 6 महीने गंवा दिए फंडामेंटल एनालिसिस में। तो मैं आप ही लोगों से कहता हूँ, अगर आपने इतना समय गंवाया और फिर भी आपको ये कंपनी का रिसर्च अच्छे से कर लीजिए, आप नहीं डिकोड कर पाओगे क्यों गिर रही है वो कंपनी, क्यों भाग रही है। आपको लगेगा फर्जी भाग रही है, आपको लगेगा फर्जी गिर रही है और हो कुछ और रहा होगा। तो बड़ा प्लेयर आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस में रोज़ गेम खेलेगा, टेक्निकल एनालिसिस में भी खेलता है, लेकिन यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर हम सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं तो हम बच जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे सामने डेटा ही नहीं है तो हम खाक बचेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसके चंगुल से बच जाइए, नहीं तो बहुत सारे लोग आपको सिर्फ कोर्स बेचेंगे, चीज़ें समझाएंगे, रियलिटी कुछ और रहेगी आपके सामने। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।